जैंगी ने ली जियान की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, ये बहुत खास पौधा है, मेरा एक इम्पोर्टेंट वेपन। अगला कदम हेवनली सी सिटी एक बहुत ही मुश्किल जंग का सामना करेगा। मैं हेवनली सी सिटी का गार्डियन हूँ और मुझे सबको बचाने के लिए एक और ज्यादा पावरफुल फोर्स चाहिए। ली जियान। जैंगी ने ली जियान की आंखों में सीधा देखा। उसकी नजर में एकदम पक्का इरादा था। क्या तुम मेरे साथ मिलकर हेवनली सी सिटी की रक्षा करने के लिए तैयार हो? जो कुछ हमने पिछले 3 साल में मिलकर बनाया है, क्या तुम उसे बचाना चाहोगे? ली जियान ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि जैंगी ने जब ये डिसीजन लिया तब वो सिर्फ उसे इन्फॉर्म करने आया था। लेकिन एक अच्छे लीडर को अपने सबॉर्डिनेट्स के इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है जब वो ऑर्डर्स देता है, स्पेशली जब बात जान की बाजी लगाने को हो। अगर ली जियान का दिल टूट गया तो चाहे वो मजबूरी में काम करे, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और वैसे ही हुआ। जैंगी की बात सुनने के बाद ली जियान को सिचुएशन की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। उसने जोर से सर हिलाया। योर एक्सीलेंसी, आपने मुझे ये जिंदगी दी। अगर आपने मुझे और मेरे वाइफ को शेल्टर नहीं दिया होता तो हम बर्फ में ही मर जाते। और आप पूरे हेवनली सी सिटी के सेफ्टी के लिए लड़ रहे हो। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। जैंगी थोड़ा मुस्कुराया और ली जियान के जवाब से बहुत खुश हुआ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैक्सिमम सिक्योरिटी दूंगा। तुम, तुम्हारी वाइफ जैंग जियान फैंग और तुम्हारी नई पैदा हुई बेटी ली बेबे, सबको बेस के हेड के बराबर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं उनका हमेशा रक्षा करूंगा। ली जियान और जैंग जियाफोंग दोनों 40 के आसपास के हैं। उनका एक बेटा था, लेकिन स्नो वर्शिप सेक्ट की जंग में वो मर गए। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। पिछले साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, ली बेबे। दोनों उस बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो ली जियान की आंखों का तारा है। जैंगी ने ये कहकर ली जियान के दिल की सारी चिंता दूर कर दी। अब उसके मन में कोई डाउट नहीं बचा। थैंक यू योर एक्सीलेंसी। ली जियान ने दिल से शुक्रिया अदा किया। जैंगी ने ली जियान को शेल्टर में वापस ले जाके एक मेडिकल रूम असाइन कर दिया, जहां वो स्वॉर्ड इन दी ट्री को कल्टीवेट कर सके। अब वो तलवार एक पौधा बन चुकी है। उसमें लगभग कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं बचा। जैंगी को पूरा भरोसा था कि ली जियान की एबिलिटी से उस पौधे की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी और वो जल्दी से सोर्स ऑफ गॉड की डिवाइन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके अपने लाइफ लेवल का एवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तब जैंगी की पावर एक नए लेवल तक पहुंच जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। ली जियान के वापस आते ही जो कीर ने अगले स्टेप्स हैंडल करना शुरू कर दिए। ली जियान की एबिलिटी है डिवोशन, जो उसे अपने फ्लैश, ब्लड और सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करके पौधों की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने और उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने की पावर देता है। इसका कॉस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो कीर ने पहले से ही एक मैसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन और मेडिसिन्स रेडी रखी थी, ताकि कल्टीवेशन प्रोसेस के दौरान कोई एक्सीडेंट ना हो। और इसी पर्पस के लिए उसने लू कैरन से स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि एक ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल वेयर हाउस बनाने के लिए ली जियान के लिए। जब ली जियान वहां आया और सब कुछ देखा जो उसके लिए प्रिपेयर किया गया था, तो उसके दिल में तुरंत समझ आ गया कि वो सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है। लेकिन एक समझदार आदमी होने के नाते उसने इस बात को कामली एक्सेप्ट किया। कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, बस साइलेंटली अपने कपड़े बदले और जो कीर के गाइडेंस में न्यूट्रिशन चेंबर में जाके लेट गया। अगला स्टेप था और जो कीर के गाइडेंस में न्यूट्रिशन चेंबर में जाके लेट गया। अगला स्टेप था उसके बॉडी से ट्यूब्स कनेक्ट करना और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स इंजेक्ट करना। जैंगी सब कुछ साइलेंटली देख रहा था। उसके राइट हैंड में जो स्वॉर्ड इन द ट्री था, वो ब्रेसलेट फॉर्म से डिसइंटीग्रेट होके एक ग्रीन प्लांट बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया और सीधा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जंप कर गया। लीच की तरह वो ली जियान के आर्म से उसके बॉडी में घुस गया। जैंगी को सिर्फ देखकर ही दर्द महसूस हुआ। सच कहूँ तो अगर सिचुएशन इतनी अर्जेंट ना होती तो वो थोड़ा रेजिस्टेंट फील करता, लेकिन ली जियान तो इस तरह के पेन का आदी हो चुका था। उसने बस आंखें बंद की और शांत हो गया। जैंगी ने जमीन से फ्लावर को उठाया, न्यूट्रिशन बिन की तरफ पॉइंट किया और केयरफुली बोला, फ्लावर, अगले कुछ दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। कहीं जाना अलाउड नहीं है। ध्यान से देखना कोई एक्सीडेंट ना हो। ये मैटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझी?
ये कहकर जैंगी ने अपना डिफरेंट डायमेंशन स्पेस ओपन किया और ड्राइड फिश का एक छोटा सा माउंटेन बना दिया। फ्लावर ने मुंह खोला, एक लंबी सी जमाई ली और आराम से कहा मियाओ। इसका मतलब था समझ गई। तभी जैंगी ने चैन की सांस ली और वहां से निकल गया। उसके दिल में एक ही होप थी कि स्वॉर्ड इन द ट्री अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कर ले वॉर के आने से पहले, लेकिन कोई नहीं जानता वो दिन कब आएगा। बेसमेंट से निकलकर जैंगी लिविंग रूम में आया तो यांगमी सॉफ्टली उसके पास आई और एक कप गरम कॉफी उसके हाथ में दे दिया। जैंगी, तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो आजकल, थोड़ा रेस्ट लेना चाहोगे? मैंने रिसेंटली ईयर पिकिंग सीखा है, मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैंगी की आंखों में चमक आ गई। उसने उसकी तरफ ट्विंक किया। रात को बात करते हैं। यांगमी ने अपना मुंह हाथ से कवर किया और मुस्कुराई। मैं समझ गई, तो रात को मेरे रूम में आना मत भूलना। जैंगी ने कॉफी ली और सीधा यांग शिनशिन के पास गया। उसका इंटेंशन था टोंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना। चाहे दूसरी पार्टी ने उसे गुडविल दिखाई हो और एक बड़ा गिफ्ट भेजा हो, जैंगी एक ऐसा आदमी था जो ये बात अच्छी तरह समझता था कि अगर कोई बिना वजह काइंडनेस दिखाए तो या तो वो गद्दार है या चोर। ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, जैंगी ने सोचा, लेकिन कॉशियस रहना हमेशा बेटर होता है। कम से कम ये तो पता लगाना ही चाहिए कि दूसरी पार्टी का असली प्लान क्या है। जैंगी कंट्रोल सेंटर पहुंचा। वहां बैटलफील्ड की कमांडर इन चीफ यांग शिनशिन 6 मेजर डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ऑपरेशन के डिटेल्स डिस्कस कर रही थी। मीटिंग कॉम्प्लिकेटेड थी और लंबी भी। बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन भी देखना ज़रूरी था ताकि ये डिसाइड हो सके कि एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट्स मिलेंगे या नहीं। इसीलिए शॉर्ट टाइम में एक प्रॉपर बैटल प्लान बनाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी काम था ट्रूप्स को गैदर करना। होम टर्फ पे फाइट करने का एडवांटेज उनके पास था, लेकिन वुगू ट्रूप्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा गैप था हाई लेवल म्यूटेंट्स का। सिर्फ इस बार ही कोलंबियन नेवल फ्लीट पे अटैक करने वाली फोर्स में 11 एपिसलोन क्लास म्यूटेंट भेज दिए थे और कैप्टन लेवल एलियंस तो उनके इलाइट सोल्जर्स थे। एक बार में 700 से 800 तक डिस्पैच कर दिए जाते हैं। ये तो टोटल स्ट्रेंथ का क्रशिंग डिफरेंस था। अगर हाक्शा किंगडम के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज ना होता तो हेड ऑन कन्फ्रंटेशन में वो कभी अपर हैंड नहीं ले पाता। इस बार उन्हें सच में बाहर से मदद चाहिए थी। लेकिन जब जैंगी कंट्रोल सेंटर पहुंचा तो एक अच्छी न्यूज़ मिली। मैंग युआनजुन ने एक्सटर्नल हेल्प के लिए भेजे गए रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स बताया। हमने 11 से ज़्यादा कंट्रीज, रीजन और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प के लेटर्स भेजे थे और कुछ रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं। छोटी कंट्रीज जो हमारे आसपास हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक सपोर्ट दे सकते हैं थोड़े एलियन ट्रूप्स भेजकर, लेकिन जो कंट्री सच में हेल्प कर सकती है वो है कोलंबिया और फ्रेमोन्स। कोलंबिया और फ्रेमोन्स दोनों दुनिया के टॉप 10 पावर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में काउंट होते हैं। ऑफ कोर्स टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में नियॉन अब सिर्फ नाम का ही रह गया है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज की स्ट्रेंथ हाक्शा किंगडम के आसपास है और वर्ल्ड के टॉप 5 में तो डेफिनेटली आते हैं। अगर उनके एलियन ट्रूप्स का सपोर्ट मिल जाए तो वो डजन्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंट्रीज के सपोर्ट से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैंगी ने पूछा, बाकी कंट्रीज का क्या, जैसे यूरोप के पुराने पावर्स? भारत के बारे में जैंगी ने पूछने की जहमत नहीं की। भारत हाक्शा किंगडम के बॉर्डर पे है और हर जगह कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। भारत हाक्शा को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है और सीक्रेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। जैसे साउथ वेस्ट रीजन में, वहाँ उन्होंने एक्चुअली लोग भेजे थे बैड इंटेंशंस के साथ। इसीलिए जैंगी को इस कंट्री के लिए कोई अच्छा फीलिंग नहीं था और हेल्प एक्सपेक्ट करना तो इम्पॉसिबल ही था। लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 पावर ब्रिटेनिया। जैंगी ने पहले नाइट्स ऑफ दी सर्कल के अगेंस्ट फाइट किया था और वो जानता था कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं। अगर वो लोग आ जाए, खैर छोड़ो। जैंगी को अपनी स्वॉर्ड इन द ट्री याद आ गई। अगर किंग आर्थर सच में आ गया तो ये ब्लेसिंग होगी अगर वो जैंगी को मार ना दे। मैंग युआनजुन ने बोला, अभी दुनिया के सभी रीजन्स में अनरेस्ट है, तुम जानते हो। सिर्फ हम ही नहीं जो सर्वाइवल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप हाफ प्लैनेट क्रॉस करके फाइट नहीं कर सकता। अगर वो एलियंस भेजते भी हैं तो कैप्टन लेवल से नीचे ही होंगे, इसीलिए उसका कोई खास मतलब नहीं बनता। उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। हान शांजो ने थोड़ा फ्रॉन किया। सिर्फ कोलंबिया और फ्रेमोन्स कितने लोग भेज सकते हैं?
मैन युआनजुन ने अपने हाथ में इंफॉर्मेशन देखी और स्लोली बोला, फ्रेमोन्स ने टेम्पल ऑफ द गॉड से टॉप एलियन भेजा है, पेरुन द थंडर गॉड। कोलंबिया की तरफ से एशिया पैसिफिक रीजन में जो लीड कर रहा है वो है न्यूटन, नेचुरल साइंस एसोसिएशन से। न्यूटन, सबको ये नाम सुन के थोड़ा फनी लगा, क्योंकि आज के सोसाइटी में एलियंस के ऑफिशियल कोड नेम्स मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के नाम पे रखे जाते हैं। इससे तो ये क्लियर होता है कि एलियंस किस कंट्री या रीजन से बिलोंग करता है। आपको ये नाम सुन के थोड़ा फनी लगा, क्योंकि आज के सोसाइटी में एलियंस के ऑफिशियल कोड नेम्स मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के नाम पे रखे जाते हैं। इससे तो ये क्लियर होता है कि एलियंस किस कंट्री या रीजन से बिलोंग करता है, और मिथोलॉजिकल नेम्स कॉम्प्लिकेटेड कंट्रीज नेम से ज़्यादा इजी होता है याद रखने में। ये पहली बार था जब किसी हिस्टोरिकल फिगर का नाम कोड नेम के लिए यूज हुआ हो। यांग शिनशिन ने सॉफ्टली जैंगी को एक्सप्लेन किया, कोलंबिया का हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है और वो इंडियन माइथोलॉजी को अपना ट्रेडिशनल माइथोलॉजी नहीं बना सकते। जैंगी को ये सोचकर लॉर्ड ऑफ द ओशन कार्टिलस और पियर्सर कनेरो की याद आ गई। सच में अगर एपिसलोन लेवल एलियंस दूसरी सिविलाइजेशन के मिथ्स कोट करते रहें तो वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है। साइंटिफिक स्कूल के पियोनियर्स के नाम कोड नेम्स के लिए यूज करना ये उनका साइंस के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है। जैंगी ने शोल्डर्स उचकाए, लेकिन न्यूटन तो कोलंबिया का लगता ही नहीं। यांग शिनशिन की आंखें क्रिसेंट शेप में मुस्कुराई। अगर तुम इतने पिकी हो जाओगे तो एक इमिग्रेंट कंट्री के पास नाम रखने के लिए कुछ खास होगा ही नहीं। जैंगी बस मजाक कर रहा था। असल में सब लोग इस इंसिडेंट को कोलंबिया को थोड़ा मॉक करने के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कोलंबिया के पास इस प्लैनेट की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है और वो उन फ्यू कंट्रीज में से एक है जो हाक्शा किंगडम के लेवल पे compete कर सकती है। जैंगी ने पूछा, मैंग शुआई, थंडर गॉड पेरुन और न्यूटन की स्ट्रेंथ क्या है? मैंग युआनजुन ने अपने हाथ में फाइल देखी और मुस्कुराते हुए बोला, ऑफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक ये दोनों ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के चेहरे पे थोड़ा रिलीफ आ गया। इस वक्त चाहे जितनी भी लो लेवल कॉम्बैट फोर्सेस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कमी है वो है हाई लेवल कॉम्बैट पावर की। चाहे हर कंट्री ने सिर्फ एक एपिसलोन भेजा हो, लेकिन वो अपने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में से बेस्ट थे। और ये ऑब्वियस भी है, अगर कोई वीक एलियन भेज दिया तो हाई चांस है कि वो बैटल में मर जाए। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट फाइट करना मजाक नहीं है। ली चेंगोंग ने अपनी थोड़ी को रब किया और गहरी आवाज में बोला, अगर हमारे पास 2 ब्लैक चैरियट्स हैं जो टीम लीड करे तो हमारी जीत के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी आ गया तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे? उसने अपने हाथ स्प्रेड किए और मैंग युआनजुन, ली गुआनशियो और जैंगी की तरफ इंटेंस नजर से देखा। शेंजिंग रीजन और दोंगहाई रीजन के पास हाक्शाओ कंट्री की सबसे एडवांस स्पेस बेस्ड वेपन टेक्नोलॉजी है। हेवनली सी सिटी ने भी पावरफुल लैंड बेस्ड तियानवे वेपन मास्टर कर लिए हैं। वॉर अब अर्जेंट है, दुश्मन कभी भी किसी भी रीजन पे अटैक कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है, अपनी वेपन्स टेक्नोलॉजी ओपन करो और सबके साथ शेयर करो। जैंगी का दिल एकदम से हिल गया। उसने ईस्ट चाइना सी रीजन में यूज हुए तियानवे वेपन के बारे में सुना था। मिलिट्री सैटेलाइट्स का यूज करके स्पेस से डायरेक्ट एनिमी पे स्ट्राइक करना। ब्लैक चैरियट लेवल जनरल इंडिया के सामने भी वो वेपन एक्सट्रीमली इफेक्टिव डैमेज कर सकता है। उस वेपन ने हेवनली सी सिटी कैनन को भी बीट कर दिया। सडननेस और स्काई से गिरने की स्पीड दोनों में जैंगी काफी इंटरेस्टेड था। क्लियरली शेंजिंग रीजन और दोंगहाई रीजन, जिनके पास हाक्शाओ किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है, उसने ये टेक अपने पास ही रखी थी। मैन युआनजुन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं स्पेस बेस्ड वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मिलिट्री सैटेलाइट बनाना बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। शॉर्ट टर्म में ये यूजफुल नहीं होगा। ली चेंगोंग ने तुरंत बोला, ये प्रॉब्लम हम खुद हैंडल करेंगे जनरल मैंग। अभी जो सबसे बड़ा ट्रबल है और जो काफी टाइम तक रहेगा वो एक्सटर्नल एनिमीज हैं, इसीलिए टेक को अपने पास मत रखो। मैन युआनजुन ने सर हिलाया, इजी है, मैं अभी किसी को डिजाइन ड्राइंग्स भेजने के लिए कह देता हूँ। जब बात राइट और रॉन्ग की होती है, मैन युआनजुन कभी कुछ छुपाता नहीं और ली चेंगोंग की बात में दम था। अगर बाकी रीजन्स डिस्ट्रॉय हो गए तो शेंजिंग रीजन जो हाक्शाओ स्टेट के सेंटर में है वो भी सेफ नहीं रहेगा। ब्रदर रीजन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, हेल्प करना ही सही रास्ता है।
जैंगी ने अपने हाथ स्प्रेड किए और बोला, मैं भी हेवनली सी सिटी जैसे वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स दे सकता हूँ। जैंगी की जनरोसिटी ने सबको सरप्राइज कर दिया। सबके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर जैंगी बाहर जाए और जमीन से पैसा ना उठाए तो उसे लॉस महसूस होता है। ली चेंगोंग ने सर हिलाया। इस बार तुम फाइनली सिचुएशन को समझ गए हो। जैंगी ने फेंट स्माइल के साथ बोला, मैं हमेशा ओवरऑल सिचुएशन को प्रायोरिटी देता हूँ। अगर तुम यूज करना चाहते हो तो ले लो। वो सच में जनरस था। चाहे हेवनली सी सिटी कैनन कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मिलिट्री सैटेलाइट से लॉन्च होने वाले स्पेस बेस्ड वेपन्स के कंपैरिजन में उसमें अभी भी गैप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेवनली सी सिटी कैनन को लॉन्च करने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ युआनशी चाहिए होता है, और अब पूरे हाक्शो किंगडम का लार्जेस्ट युआनशी माइन जैंगी के कंट्रोल में है। चाहे दूसरे रीजन्स को ब्लूप्रिंट्स भी मिल जाए, यूज करना उनके लिए काफी ट्रबलसम होगा। दूसरी तरफ लू कैरन के बनाए गए वेपन्स, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स और फोर्ट्रेसेस वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहेंगे जैसे जैसे उसकी एबिलिटी इंप्रूव होती है। जो ड्राइंग्स जैंगी अभी दे रहा है वो कुछ महीने बाद लू कैरन के मास्टर टेक के कंपैरिजन में आउटडेटेड हो जाएंगी। वेपन्स का प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन जैंगी ने इस मूवमेंट पे एक नया सवाल उठाया। खुली अटैक से बचना इजी होता है, लेकिन चुपके से छोड़ी गई तीर से बचना वो मुश्किल है। जब पहले हेवनली सी सिटी में हमारा अंडरकवर एजेंट दिखा था, तब मैंने सबको वार्न किया था, इस मैटर पे ध्यान जरूर देना। इस बार हर रीजन पे अटैक हुआ। एनिमी क्लियरली अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का था, लेकिन उन्होंने सीधा हर रीजन के कैपिटल पे स्ट्राइक किया। उनके अटैक पोस्चर से लगता है वो हमारी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है फॉग वैली के अंडरकवर एजेंट्स हमारे टेरिटरीज में हो सकते हैं? ये बात सुनते ही सबके चेहरे सीरियस हो गए। उन्होंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली वो हमेशा अपने आप को हायर क्रिएचर समझते आए हैं। अंडरग्राउंड वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के सामने भी वो उन्हें इंफीरियर ही मानते रहे, और ये तो सोचना भी मुश्किल था कि वो ह्यूमंस का डिस्गाइज लेके अलग अलग रीजन्स में घुस जाएंगे और इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। सिर्फ वो लोग ही नहीं, जैंगी को भी पहले ये इमेजिन करना मुश्किल लगता था, जब तक उसने रुआन पिंग को डिस्कवर नहीं किया था। एक क्रिएचर जिसका बॉडी ह्यूमन से 2-3 टाइम्स बड़ा था और इतना रियलिस्टिक ह्यूमन डिस्गाइज ले सकता है, ये आश्चर्यजनक था। जैंगी ने कहा, ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक गेस है, जैसा तुमने पहले कहा था। अगर हम टारगेट करना चाहे तो रिवर साउथ डोमेन और दोंगाई डिस्ट्रिक्ट ही डायरेक्टली वुगू से कनेक्टेड है, लेकिन क्या ये जरूरी है? मैन युआनजुंग ने तुरंत रिएक्ट किया, मैं अभी लोग भेजता हूँ पूरे शंजिंग रीजन का थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज के एडवांस जेनेटिक टेक के साथ ये इजीली पता लगाया जा सकता है कि कोई इंसान है या हाक्शाओ नेशनैलिटी का। हान शांजो ने फ्रॉन करते हुए पूछा, लेकिन अगर कुछ ह्यूमंस उनके लिए काम कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? मैन युआनजुन ने शाय किया, अगर ऐसा है तो सिचुएशन काफी टफ हो जाएगी। हमेशा कोई ना कोई लूप होल होता है और पूरे कंट्री का ब्लैंकेट सर्च करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि फॉग वैली के फॉरेनर्स जो अभी हाक्शाओ किंगडम में छुपे हुए हैं उनसे मैक्सिमम एक्सटेंट तक अवॉइड करें। रेफ्यूजीज जो बाहर स्कैटर्ड हैं उनको अटैक करना भी अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। जैंगी ने फर्मली कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ हेवनली सी सिटी में कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं है, बाकी जगह तुम लोग जैसे चाहो वैसे चेक करो। हेवनली सी सिटी में हर एक सिटीजन का स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक होता है और की पोजीशंस पे जो लोग हैं उनको पर्सनली जैंगी वेरीफाई करता है ताकि अपकमिंग वॉर में कोई थ्रेट ना हो। ये कहकर जैंगी ने जू जंग की तरफ देखा। जू शुआई, हम थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज ले रहे हैं, बाकी मैटर्स तुम डिस्कस कर लो। जू जंग ने सर हिलाया, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। जैंगी ने यांग शिनशिन को एक लुक दिया और वो समझ गई। उसने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लोज कर दिया। जैंगी ने तोंग ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि कोई उसे ढूंढने के लिए भेजा गया है। शिनशिन, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? हितोमी ऑर्गेनाइजेशन? यांग शिनशिन ने अपनी नज़र नीचे की और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। उसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, क्रिश्चियन एरा से भी पहले का। कहते हैं कि इसका इतिहास जुनजेंग चर्च के ओरिजिनल सेक्ट जितना ही लंबा है। भाई, तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से संभल के रहना चाहिए। ये लोग बहुत डेंजरस है और बहुत पावरफुल भी। जैंगी ने सर हिलाया, समझ गया। जो ऑर्गेनाइजेशन कैजुअली सोर्स ऑफ गॉड दे सकता है वो वीक तो नहीं हो सकती। कम से कम एक कंट्री के बराबर की स्ट्रेंथ होगी। यांग शिनशिन बोली, उन्होंने तुम्हें सोर्स ऑफ गॉड इसीलिए दिया क्योंकि हाक्शाओ कंट्री अभी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट मेन बैटल में है। प्लैनेट पे पहली बार ह्यूमंस और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बीच लार्ज स्केल एंटी इन्वेजन वॉर हो रही है।
उन्होंने तुम्हें पॉन के रूप में यूज करने के लिए दिया है। ये कहकर उसने थोड़ा मुस्कुराया। ऑफ कोर्स ये भी प्रूफ है कि वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं और शायद तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं। ये बोलते हुए यांग शिनशिन ने जैंगी को एक पर्सनल बात बताई। वर्ल्ड के एंड होने से पहले तोंग ऑर्गेनाइजेशन ने उसे भी एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। जैंगी को ये सुन के सरप्राइज नहीं हुआ। यांग शिनशिन की विजडम के साथ वो किसी भी फील्ड में इजीली सक्सेस अचीव कर सकती है। तुमने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया? यांग शिनशिन बोली। तोंग ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मैं ज्वाइन करती भी तो सिर्फ ग्रास रूट्स लेवल पे होती और मुझे उनका असली चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसलिए बिना समझे ज्वाइन करना रिस्की होता। वैसे भी मैंने उनके इनिशिएशन सेरेमनी के बारे में सुना है और वो मेथड मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैंगी क्यूरियस हो गया। इनिशिएशन सेरेमनी? यांग शिनशिन के लिप्स थोड़ा कर्ल हुए और वो एक छोटी डेविल की तरह स्माइल करने लगी। भाई, तुम्हें क्या लगता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर के इलाइट्स को एक जगह लाती है, वो अपने मेंबर्स की लॉयल्टी कैसे मेंटेन करती होगी और सीक्रेट्स लीक होने से कैसे बचती होगी? जैंगी ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, लेटर ऑफ सरेंडर। जब हम सब मिलके कोई बुरा काम करते हैं और एक दूसरे के पास उसका प्रूफ होता है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो मेरा गेस है इनिशिएशन सेरेमनी में कुछ ऐसा ही करना पड़ता होगा जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करे, है ना? जैसे किसी को मारना। यांग शिनशिन बोली। वैसे एक ऐसी बात है, लेकिन कुछ अल्टरनेट मेथड्स भी होते हैं, स्पेशली फीमेल मेंबर्स के लिए। जैंगी को फाइनली समझ आ गया यांग शिनशिन की स्माइल का मतलब क्या था। तुम कहना चाहती हो सेक्स? सोशल रिलेशनशिप में लोग किसी इंटरेस्ट ग्रुप में घुसने के लिए या अपने सुपीरियर्स को लॉयल्टी दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मर्द अक्सर अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए या तो ब्लेम शेयर करते हैं या फिर ऐसे काम में हाथ बताते हैं जो दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता। और औरतों के लिए सबसे सिंपल और डायरेक्ट तरीका होता है फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू अलायंस दिखाना। चाहे ये बिहेवियर हमेशा लॉयल हो या ना हो, लेकिन ये चीज सबसे एक्सेप्टेबल रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। यांग शिनशिन ने कैजुअली बोला, मेरे इंट्रोड्यूसर ने मुझे इनिशिएशन सेरेमनी के बारे में बताया था। नए मेंबर्स को क्लोक और मास्क पहनना पड़ता है और क्लोक के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर वो सेरेमनी वेन्यू में एंटर करते हैं और वहाँ एग्जिस्टिंग मेंबर्स के साथ डीप एक्सचेंज होते हैं। उस वक्त मास्क हटाकर आइडेंटिटी कंफर्म की जाती है। ये एक तरह का प्लेज ऑफ एलिजियंस होता है। यांग शिनशिन ने अपने गालों को थोड़ा फुलाया और गुस्से से बोला, ऑफ कोर्स मैंने रिफ्यूज कर दिया। ऐसे एक्सट्रीम मेंबरशिप रिक्वेस्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये तो बिल्कुल घटिया और शर्मनाक है। जैंगी ने ये सब सुन के थोड़ा क्लैरिटी फील किया। वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, काफी ओपन माइंडेड लगता है। वैसे भी डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज सेक्स के मैटर में हमेशा थोड़े रिलैक्स्ड रहे हैं। जैंगी ने सीन इमेजिन किया और अचानक सोचा, अगर फैटी शू को ये सब पता चले तो शायद वो कभी मना ना करे। यांग शिनशिन ने जैंगी को वार्न किया, उन लोगों से बहुत संभल के रहना। वो पावरफुल है लेकिन उतने ही डेंजरस भी। कहते हैं कि वो सेटन को मानते हैं। जैंगी ने ये सुन के आंखें फाड़ ली। सेटन में बिलीफ? ये क्या है? बहुत ही अजीब लग रहा है। सेटन मोनोथेस्टिक मैथोलॉजी में एक डीमन है, हेल का किंग। आम लोगों के इंप्रेशन में वो सबसे ईबल और टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, लेकिन हितोमी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसे किसी एंटिटी को मानते हैं। जितना सुनता हूँ उतना ही वियर्ड लगता है। यांग शिनशिन थोड़ा मुस्कुराई, अरे क्या बात है, गॉड्स और डीमंस के बीच का फर्क कभी कभी सिर्फ एक थॉट का होता है। कौन जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता। भाई, याद है एक आइडिया जो हमने कभी प्रपोज किया था? अगर मिथ्स और लेजेंड्स सच है तो उनके गॉड्स असल में एंशिएंट ह्यूमन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स वाले क्रिएचर होंगे। तो डीमन क्यों नहीं हो सकते, वो जो वॉर में हार गए हो? जैंगी को ये बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका इंटरेस्ट इस टॉपिक में था ही नहीं। वो कभी भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देता जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड ना हो। समझ गया, अब से मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखूंगा। चाहे उन्होंने मुझे सोर्स ऑफ गॉड दिया हो, मैंने तो मांगा नहीं था, वो उन्होंने खुद दिया। अगर वो इस नाम पे मुझे कुछ करने को बोलेंगे तो मैं इग्नोर कर दूंगा। जैंगी एक बैचलर है, उसके पास कोई मेंटल बर्डन नहीं है। यांग शिनशिन ने सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया, बस यही तो मेरा अच्छा भाई करता है। एक पूरा दिन गुजर गया और फाइनली उन्होंने एक स्टेबल बैटल प्लान तैयार किया। पहला स्टेप था दाइशन के साथ कंट्री के अक्रॉस भेजना, ताकि 6 मेजर रीजन्स के की नोड्स पे स्टार क्लस्टर के स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स लेआउट किए जा सके।
स्पेस टेलीपोर्टेशन एक काफी कॉमन स्किल है स्पेस रिलेटेड म्यूटेंट्स के बीच। जैसे जैंगी का स्पेस ट्रैवल या ली चेंगोंग का 6 realms विदाउट डिस्टेंस, ये दोनों सिमिलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दाइशंग का रेंज काफी बड़ा है, पूरे हाक्शाओ किंगडम और मल्टीपल इंपॉर्टेंट लोकेशन को कवर कर सकता है। ऑफ कोर्स पूरे कंट्री में कोऑर्डिनेट्स लेआउट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो जगह चुनी गई वो लोकेशंस हैं जहां अटैक होने का चांसेस ज्यादा है, जैसे 6 मेजर रीजन्स की कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सिटीज और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। शेंजिंग रीजन ने डायरेक्टली जैंगी से कांटेक्ट किया और उसे इनवाइट किया अपने रीजन में आने के लिए, क्योंकि होप्पो की स्पेशल एबिलिटी तभी काम करती है जब कोऑर्डिनेट्स पहले से सेट हो चुके हो। अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने से पहले दाइशेंग एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए जैंगी की मदद चाहिए थी ताकि वो जल्दी से अलग अलग जगह पहुंच सके। जैंगी ने मना नहीं किया, लेकिन क्योंकि उनका शेंजिंग के साथ पहले कन्फ्लिक्ट हो चुका था, इस बार वो ज़्यादा कॉशियस था। उसने फ्लावर को भी अपने साथ ले लिया शेंजिंग के लिए। डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नॉर्दर्न वेदर साउदर्न रीजन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और टेम्परेचर भी काफ़ी कोल्ड। सिटी के बाहर सब कुछ सिल्वर में ढका हुआ था। बड़े स्नो स्केप्ड माउंटेन्स के बीच एक एस्फाल्ट रोड थी, एक लंबी काली सांप की तरह स्ट्रेच आउट होती हुई। जैंगी ने सिटी के बाहर खड़े होकर शेंजिंग सिटी की तरफ देखा और कम्युनिकेटर पे मैन युआनजिंग से बोला, मैं शेंजिंग सिटी के बाहर हूँ, अपने लोगों को बाहर भेजो। कम्युनिकेटर के दूसरे एंड पे काफ़ी देर तक साइलेंस रहा। ये पहली बार था जब मैन युआनजिंग डायरेक्टली जैंगी से डील कर रहा था। उसने पहले से सुन रखा था कि रिवरसाउथ डोमेन का केओस दाओ ऑफ गो को एक्सट्रीम तक कल्टीवेट कर चुका है, लेकिन जब उसने जैंगी को अपनी आंखों से देखा तो वो स्टन्ड रह गया। ये क्या बात है भाई, इतने क्रिटिकल टाइम पे भी तुम्हारे एलाइस भी गार्डेड है। उससे ये नहीं पता था कि जैंगी का स्टेडीनेस सिर्फ एक साइड है, दूसरी तरफ जैंगी हो तू गुआनलोंग युए की एबिलिटी से काफी डरा हुआ था। डैंग शेंगतोंग के कहने के मुताबिक हो तू की एबिलिटी एक क्रूज जैसी है। अगर किसी इंसान के सारे इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंट्स कलेक्ट हो जाए तो वो उसे श्योर किल कर सकती है, चाहे सामने वाला मॉन्स्टर उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। ये एबिलिटी क्रॉस लेवल किल कर सकती है। जैंगी को गार्ड ही रखना पड़ता, चाहे अभी दोनों साइड्स पीस में हो, फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हमेशा रहता है। उस अटैक का वार्निंग जो जैंगी पे हुआ था वो इतनी टेरिफाइंग था कि वो अब किसी भी थ्रेट को टॉलरेट नहीं करेगा। मैन युआनजिंग ने फाइनली बोला, ठीक है, मैं अभी लोग भेजता हूँ तुमसे मिलने के लिए। जैंगी बस शेंजिंग सिटी के बाहर था, सिटी गेट के पास भी नहीं गया, वो बस क्वाइटली दाइशेंग का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में शेंजिंग सिटी का गेट ओपन हुआ। ब्लिज़र्ड सिटी के गेट से भी बड़ा और हैवी अलॉय डोर एक रंबल के साथ खुला। राइजिंग सन के सामने एक बड़ा ग्रुप सिटी से बाहर निकला। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम थी। उनके अपीयरेंस के मूवमेंट पे ऐसा लगा जैसे वो डिवाइन सोल्जर्स आसमान से उतर आए हो, डैजलिंग ब्रिलियंस के साथ। टीम में 30 से ज्यादा लोग थे। उनकी हाइट, वेट और बॉडी टाइप्स अलग अलग थी, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन सबने सेम डार्क ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके चेस्ट पे सिल्वर स्टार मार्क्स चमक रहे थे। शेंजिंग रीजन की एलियन आर्मी 36 सेलेस्टियल बीइंग्स, पूरी टीम प्रेजेंट थी और उनके सामने जो खड़ा था, टीम को लीड करता हुआ, सिल्वर मिलिट्री कोट पहने, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस लगाए और चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल थी, लेकिन उसकी ऑरा एकदम ऑ इंस्पायरिंग थी। वो था लॉन्गमिंग गार्ड का कैप्टन क्षितिगर्भा शन दाओवन। जैंगी की आंखें थोड़ी सी नैरोड हो गई और उसका बॉडी सबकॉन्शियसली बैटल मोड में चला गया। ऐसी टीम पूरे शेंजिंग एरिया की ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल इलाइट है, अगर होतू और जेन युआनजी को छोड़ दिया जाए। जैंगी को लगा वो लोग उसके लिए आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने टेंस नर्व्स को रिलैक्स किया। जब तक होतू अपेयर नहीं होती तब तक अगर शान दाओवन जैसे 10 लोग भी हो, वो जैंगी को रोक नहीं सकते। मिस्टर केओस, काफी टाइम हो गया, कैसा चल रहा है आजकल? शन दाओवन जैंगी के थोड़ा पास आया और बहुत पोलाइट स्माइल के साथ ग्रीट किया। बस ठीक ही हूँ, खाना सही मिलता है, नींद भी आती है कभी कभी, बस ये टेंशन होता है कि कोई मेरी गर्दन के बारे में सोच रहा हो। जैंगी ने बोलते हुए अपनी गर्दन को हाथ से रब किया और शन दाओवन की तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। शन दाओवन को क्लियरली पता था कि जैंगी उसे इनडायरेक्टली होतू के अटैक वाले इंसिडेंट का रेफरेंस दे रहा है, लेकिन उसने टॉपिक को उठाया नहीं, बस एक फेंट स्माइल के साथ इग्नोर कर दिया। फिर उसने डे के टाइम में भी हाक्शाओ सेफ होता। उसकी पोलाइट बातें काफी फ्लुएंट थी, लेकिन जैंगी ने उन्हें लाइटली लिया। उसने मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ किसी को पिक करने आया हूँ, बताओ तुम में से स्काई एक्सप्रेस स्टार दाइशन कौन है?
उसने शन दावन के पीछे देखा और बोला, पूरे 36 सेलेस्टियल बीइंग्स यहाँ हैं। इतने लोगों को मोबिलाइज करना जरूरी था क्या? शन दावन ने हल्का सा स्माइल किया और पीछे की तरफ हाथ बढ़ाया और भीड़ में से एक मिडिल एज्ड आदमी सामने आया। उसका लुक बिल्कुल ऑर्डिनरी था, ऐसा कि अगर भीड़ में हो तो ढूंढना मुश्किल हो। बस उसकी स्किन थोड़ी फेयर थी। मिलो लॉर्ड केओस से। जैंगी ने सर हिलाया। तुम आ गए तो चलो मेरे साथ। लॉर्ड केओस, 1 मिनट रुकिए। शन दावन ने हाथ से जैंगी को रोका, जो ऑलरेडी निकलने की तैयारी में था। मैंने इतने लोग साथ लाए हैं, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जैंगी ने थोड़ा फ्रॉन किया। 36 सेलेस्टियल बीइंग्स मेरे साथ चलेंगे? क्या तुम सीरियस हो? मीटिंग के दौरान तो ये मेंशन भी नहीं हुआ था कि ये सब स्पेस रिलेटेड एबिलिटीज रखते हैं। शन दावन ने बोला, अगली वॉर में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर, उसने थोड़ा पॉज लिया और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, अगर वो गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड सच में अपेयर करता है तो ये लोग एक अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें तुम्हारे साथ जाना होगा ताकि हर पॉसिबल बैटलफील्ड से फेमिलियर हो सके। जैंगी काफी सरप्राइज था। जो 36 लोग उसके सामने खड़े थे, चाहे सब कैप्टन लेवल के हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में काफी स्ट्रांग हो, लेकिन जैंगी अब एक ब्लैक चैरियट क्लास इनह्यूमन बन चुका था। उसके लिए डेल्टा क्लास इनह्यूमंस कोई खास थ्रेट नहीं रखते। यांग शिनशिन जैसे स्पेशल बीइंग्स जिनमें रेयर सुपर पावर्स हो, वो अलग बात है। बाकी कॉम्बैट टाइप डेल्टा म्यूटेंट्स, उनका आउटकम ऑलमोस्ट सेम होता है। ज्यादा लोग सेम एंडिंग। शन दावन ने बस स्माइल किया और बोला, तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगा, तो प्लीज एक बार मेरी बात मान लो। जैंगी ने थोड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इस बार उसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का था, तो कुछ एक्स्ट्रा लोग ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। भीड़ में एक औरत थी, लॉन्ग ब्लैक हेयर, जेंटल आईज। उसने जैंगी को देखा और उसकी आंखों में एक छोटी सी खुशी चमक गई। उसने अपना सर थोड़ा झुका लिया और उसका दिल साइलेंटली खुशी से धड़क उठा कि वो जैंगी के साथ हेवनली सी सिटी जाएगी और उस आदमी से मिलेगी। जैंगी ने हाथ उठाया और हवा में एक मैसिव डायमेंशनल डोर ओपन किया, फिर ग्रुप की तरफ देखा और बोला, मेरे फुटस्टेप्स फॉलो करो। ये कहकर वो सबसे पहले डायमेंशनल गेट में एंटर कर गया। 36 सेलेस्टियल बीइंग्स तुरंत उसके पीछे चले गए। अगले मोमेंट में वो सब गेट से बाहर आए और ऑलरेडी 4 किलोमीटर दूर निकल चुके थे। जैंगी ने डायमेंशनल डोर ओपन करना कंटिन्यू किया और अपनी स्पेस पावर का यूज करके सबको हवा में फ्लोट करने में मदद की। सिर्फ 1 मिनट में वो लोग सेंजिंग सिटी से निकल गए। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ने उन 36 सेलेस्टियल बीइंग्स की आंखें खोल दी। फिर जैंगी ने लीड लिया और सबको क्विनलॉन्ग माउंटेन्स के स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट जुएलॉन्ग सिटी ले गया। वहां पहुंचते ही दाई शन ने अपने राइट हैंड उठाया। उसके फिंगर टिप्स पे एक सिल्वर स्टार लाइट निकला जो हवा में मूव करने लगा। उसके फिंगर्स के मूवमेंट से स्पेस रिपल करने लगा, जैसे वॉइड में कोई मिस्टीरियस तालिस्मान एनग्रेव हो रहा हो। पूरा प्रोसेस 2 सेकंड से कम में कंप्लीट हो गया। दाइशन ने जैंगी से कहा, सर केओस हो गया। जैंगी ने पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व किया। एक स्पेस रिलेटेड एलियन होने के नाते वो क्लियरली फील कर सकता था कि स्पेस नोड्स में क्या चेंजेस हुआ। अगर कोई स्पेस म्यूटेंट ना हो तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि वहां क्या हुआ, लेकिन जैंगी को उस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्लियरली फील हो गए। जैंगी ने सिंपली बोला, ठीक है चलो नेक्स्ट लोकेशन पे जल्दी चलते हैं। पूरे कंट्री में 100+ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स लेआउट करने हैं। जैंगी ने फिर डायमेंशनल डोर ओपन किया। अगला स्पेशल नोड था वैली ऑफ नो यू। जैंगी ने पूरी जर्नी में 36 सेलेस्टियल बीइंग्स को साथ रखा। हर जगह पहुंचने के बाद सिर्फ दाइशंग ही कोऑर्डिनेट्स इनग्रेव करता, बाकी सब एलियंस बस सराउंडिंग ऑब्जर्व करते और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। जैंगी उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था और शन दावन की बात उसके दिमाग में घूमती रही। चाहे 36 कैप्टन लेवल एलियंस एक साथ हो, क्या वो सच में गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसे एलियन को इम्पैक्ट कर सकते हैं? अगर सामने एक ऑर्डिनरी व्हाइट चैरियट हो तो शायद फाइट पॉसिबल हो, लेकिन गेट कीपर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ याद करके जैंगी ने सर हिलाया। इम्पॉसिबल, उसने सोचा। बेस्ट केस ये लोग बैटल में कुछ ऑक्सिलरी सपोर्ट दे सकते हैं। लार्ज आर्मी आगे बढ़ती गई और जैंगी के साथ उन्होंने अपना मिशन एकदम फ्लॉलेस एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट किया। अगर एयरप्लेन से पूरे कंट्री में फ्लाई करना होता तो 100+ लोकेशंस कवर करने में कुछ दिन लग जाते, लेकिन जैंगी के साथ सब कुछ एक दिन से कम में हो गया। लेकिन एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई नॉर्थ वेस्ट रीजन के कोल रिच सिटी में। दाइशन ने अभी अभी स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एनग्रेव ही किए थे और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा उसका चेहरा सडनली चेंज हो गया। मेरे स्पेशल कोऑर्डिनेट्स गायब हो गए, उसने कहा। जैंगी तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। दाइशन ने आगे बढ़कर रिपोर्ट दिया, सर केओस माफी चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेट्स अभी इनग्रेव किए थे वो किसी वजह से डिसअपियर हो गए।
जैंगी ने फ्रॉन किया। ये मैटर फ्यूचर वॉर से कनेक्टेड है, हम केयरलेस नहीं हो सकते। दाशन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। चाहे जैंगी का टोन हार्श ना हो, लेकिन उस लेवल के एग्जिस्टेंस के सामने जैंगी का थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड लुक भी उसके लिए काफ़ी अनईजी फील करवाने वाला था। मेरी गलती थी, क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं? दाशन ने जैंगी की तरफ प्लीडिंग नज़र से देखा, डर रहा था कि कहीं वो जैंगी का टाइम वेस्ट करके पनिशमेंट ना ले आए। जैंगी ने कामली बोला, तो चलो वापस चलते हैं, इस बार गलती मत करना। दाशन ने रिलीफ की सांस ली। जी, इस बार मैं काम पूरी तरह से सही करूंगा। जैंगी 36 हेवनली गैंग्स के साथ वापस मुड़ गया, लेकिन उसके दिल में एक सीक्रेट थॉट चल रहा था। मुझे बस थोड़ी ज्यादा पावरफुल स्पेशल फोर्स यूज करनी होती है और कोऑर्डिनेट्स इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि ये लोग रिवर साउथ डोमेन में कुछ करेंगे। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि अपने ही घर में बैक डोर खुला छोड़ दूं। जैसे ही ये मिशन कोई ट्रबल नहीं आई, लास्ट स्टॉप था हेवनली सी सिटी। ये एक की टारगेट भी था। मीटिंग के रिजल्ट्स के मुताबिक हेवनली सी सिटी डेफिनेटली वुगू के मेन अटैक का टारगेट बनने वाला है। इसीलिए दाशन ने यहाँ मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स केयरफुली एनग्रेव किए ताकि दुश्मन के स्पेस एलियंस उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके। बाकी तियान गैंग लोग फ्यूचर बैटलफील्ड एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करने में बिजी थे। तभी एक सिलेंडर फिगर जैंगी की तरफ वॉक करते हुए आई। जैंगी ऑलरेडी नोटिस कर चुका था कि वो वहां है, लेकिन उसकी स्पेशल स्टेटस के वजह से उसके पास जाके हेलो बोलना कन्वीनियंट नहीं था। अब जब वो सामने आ गई, जैंगी प्रिटेंड नहीं कर सकता था कि उसने देखा ही नहीं। अरे, ये तो भाई ली यांग यांग है, काफी टाइम हो गया मिलते नहीं हो। जब ली यांग यांग ने जैंगी का नाम सुना तो वो गुस्से में नहीं आई, बस हाथ से अपना मुंह कवर करके मुस्कुराई। मैं लड़की हूँ लॉर्ड केओस, तुम तो बड़ी जोकर हो। जैंगी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ली यांग यांग 36 सेलेशियल बींग्स के साथ आएगी। वो उनकी मेंबर नहीं थी और उसे ये ट्रिप का सिग्निफिकेंस भी पता नहीं था, लेकिन जैंगी जानता था सेंजिंग कभी भी मीनिंगलेस काम नहीं करता। जैंगी ने अपना नाक को टच किया और सबकॉन्शियसली ली यांग यांग से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बस जैंगी को लगता था कि वो एक रोमांटिक और हैंडसम आदमी है और अगर सामने वाला उससे प्यार कर बैठे तो बाद में काफी ट्रबल हो सकता है। उसका ये हॉबी नहीं था, अगर किसी को प्रोवोक कर दिया तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैंगी को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करे। उसके पास मर्द और औरतों से डील करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन जो इंसान बीच के होते हैं उनसे बात करने का एक्सपीरियंस नहीं था। ली यांग यांग ने जैंगी की ऑकवर्डनेस को समझ लिया और खुद ही इनिशिएटिव ले लिया। सर केओस, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है कि मैं हेवनली सी सिटी आई हूँ, क्या मैं तियान पिंग से मिल सकती हूँ? उसने जैंगी को विंक किया और फैटी शू के लिए एक कोड नेम यूज किया। जैंगी ने एक गहरी सांस लिया और उस आदमी को याद किया जो हमेशा प्यार को भूल जाओ बोलते रहता है। ऑफ कोर्स ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर तुम फैटी शू की फ्रेंड हो तो तुम हमारी भी फ्रेंड हो। आउटसाइडर्स के सामने जैंगी ने फैटी शू को फुल रिस्पेक्ट दिया। ली यांग यांग ने स्माइल किया और सर हिलाया। थैंक यू सो मच। वो आराम से चली गई और जैंगी ने अपना ध्यान वापस दाइशन पे लगा दिया। हेवनली सी सिटी में उसने जितने भी स्पेशल कोऑर्डिनेट्स नोड एनग्रेव किए थे, जैंगी सब नोट कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि इतने सारे कोऑर्डिनेट्स सिर्फ वॉर के लिए बनाए गए हैं, लेकिन काइंडनेस के चलते उसने टाइम निकालकर फैटी शू को कॉल किया। हे फैटी, तुम्हारी पुरानी लवर यहाँ आई है। फैटी शू जो घर पे तोतरो और फ्रॉग के साथ पोटैटो चिप्स एंजॉय कर रहा था, ये सुनते ही हैरान हो गया। कौन सी पुरानी लवर? वही ब्रदर जो शेंजिंग से आई है। जैंगी ने स्माइल के साथ पॉइंट एम्फेसाइज किया। फैटी शू का चेहरा तुरंत बदल गया और पूरा बॉडी फ्लोर पे थंब के साथ गिर गया। ओ माय गॉड, मुझे क्या पता तुम क्या करो, ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, प्लीज इसे हमारे शेल्टर के कलेक्टिव काम में मत घुसाना, खुद ही हैंडल करो। लेकिन मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। फैटी शू की आंखों में आंसू आ गए। जैंगी थोड़ा इम्पेशेंट लग रहा था। बेवकूफ, इतने लूजर क्यों हो? या तो उसके साथ रहो या ब्रेकअप कर लो, इतना हेजिटेशन किस बात का? फैटी शू ऑलमोस्ट रो रहा था। लेकिन वो ब्यूटीफुल है और वो मेरे साथ काइंड भी है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जैंगी ने फिर दांत बीच के कहा, तो फिर कर लो। फैटी शू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके बॉडी में एक की पार्ट मिसिंग है। जैंगी ने कोल्डली बोला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही हैंडल करो। जैंगी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे के साथ क्या करे। वो कंफ्यूज था, दोनों चीजें चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे परफेक्ट ऑप्शंस नहीं मिलते। जैसे ही जैंगी कॉल एंड करने वाला था, फैटी शू की वीक वॉइस फिर से आई, बॉस अगर वो मुझे फोर्स कर दे तो टॉप पे कौन होगा? जैंगी ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
कम्युनिकेटर को क्रश करने के मूड में था। उस फैट गाय के लिए वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। इमोशनल मैटर्स जैंगी को क्या पता, वो तो एक आउटस्टैंडिंग मैन है जो अपने पावरफुल चार्म से वुमेन्स के हर्ट्स कॉन्क्योर करता है। इतना प्रिटेंशनस होने की जरूरत नहीं है। एक सिग्मा मैन कभी किसी वुमेन को ट्रैप में नहीं गिराता। और हाँ, जो मर्द औरतों जैसे दिखते हैं उनके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। नियॉन हार्बर, कोलंबियन ओशन फ्लीट बेस। फॉग वैली ट्रूप्स के बैप्टिज्म के बाद पूरा पोर्ट रूइंस में बदल चुका था। ज्यादातर वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इलाइट सोल्जर्स को हैवी कैजुअलिटीज मिली। एक जायंट सी मॉन्स्टर ने वेव्स क्रिएट की जो डायरेक्टली पोर्ट पे इंपैक्ट हुई। कोस्टल बिल्डिंग्स भी सीवियर डैमेज में चली गई। फ्लीट कमांडर जनरल डगलस अब सेफ जोन में शिफ्ट हो चुका था। वहां से रिमोट कंट्रोल के थ्रू सब कुछ मैनेज कर रहा था। इंजीनियर्स को फास्ट रिपेयर्स के ऑर्डर्स दिए गए। नेवल बेस के डिलापेटेड व्यू को देखते हुए ओशन फ्लीट के सबसे पावरफुल आदमी लॉर्ड ऑफ द ओशन कार्डिलस ग्लूमी आइस के साथ बैठा था। वो एक अबैंडन्ड बैटलशिप के गन पे बैठा था, हाथ क्रॉस करके चिन सपोर्ट में, और एक हाथ में एक ब्लैक लेस ब्रा था। ये गिफ्ट था उसकी आर्मी लवर मैरिलिन का। लेकिन इस वॉर में मैरिलिन और उसके हस्बैंड दोनों मर चुके थे। कार्टिलस को मैरिलिन बहुत पसंद थी। उसने कभी उसे बूस्ट किया था। मेरे प्रोटेक्शन में ये नेवल बेस दुनिया का सबसे पावरफुल और स्टेबल फोर्ट्रेस बनेगा। यहाँ लाइफ सेफ होगी, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब वो सिर्फ एक कोल्ड कॉप्स बन चुकी थी। कार्टिलस के दिल में थोड़ा सैडनेस था, लेकिन उससे ज्यादा था इंसल्ट होने का गुस्सा। वो लोग, वो अंडरग्राउंड के कीड़े। कार्टिलस ने दांत ग्राइंड करते हुए विशियसली कर्स किया। थोड़ा दूर कनेरो ब्लैक आर्मर में बिना हेलमेट के एक ब्लैक स्नाइपर राइफल पीठ पे लटकाए उसकी तरफ वॉक कर रहा था। कार्टिलस, तुम अभी जनरल डगलस ने बोला था कि टेम्पररी कमांड पोस्ट पे जाके नेवी के टॉप ब्रास की सेफ्टी सिक्योर करो। कार्टिलस ने अपना सर उठाया, कनेरो की तरफ देखा और स्नीयर करते हुए बोला, तुम भाग रहे हो क्या? सब कुछ छोड़ देना चाहते हो जो हमने इतनी मेहनत से बिल्ड किया? उसने पोर्ट की तरफ पॉइंट किया। ये नेवल बेस 100 साल से ज्यादा पुराना है। क्या हम सिर्फ अंडरग्राउंड कीड़ों के आने से इसे छोड़ देंगे? कोलंबिया के हिस्ट्री का सबसे पावरफुल नेवल बेस, क्या हम उसे गिव अप कर देंगे? कनेरो ने हाथ बीचे और कार्टिलस के हाथ की डायरेक्शन में देखा, उस रूइंड बेस की तरफ। सी वाटर के वॉश के बाद ये जगह शॉर्ट टाइम में रीबिल्ड करना मुश्किल होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। दुश्मन सच में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन थैंकफुली हमारे पास एक अल्टरनेट बेस है। वो कीड़े एक दिन हम सबको खत्म कर देंगे। कार्टिलस ने दांत पीछते हुए कहा। एक दिन आएगा, कनेरो ने कामली रिस्पॉन्ड दिया, फिर थोड़ा कर्व किया और लो वॉइस में बोला, हाँ शायद। अगर वो दिन आया भी, जो वहां जाएगा वो होगा यासिन कनेरो, कार्टिलस नहीं। नेवी का सबसे रिस्पेक्टेड टैलेंट होने के नाते कनेरो के पास फ्यूचर में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कार्टिलस, जिसका पोटेंशियल ड्रग और टेक प्रोडक्ट का ओवरडोज से ओवरड्रॉन हो चुका है, उसका लाइफ स्पैन भी काफी कम हो चुका है। अगर प्रोफेसर दा विंची ने इंटरफेयर ना किया होता तो उसका बॉडी मैक्सिमम 7 साल में खत्म हो जाता। जब कार्टिलस और कनेरो उस हाफ अबैंडन्ड वॉरशिप पे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सी वाटर के सर्जिंग साउंड को सुना। एक लो विस्लिंग साउंड, जैसे डीप सी मॉन्स्टर का रोर स्लोली सी सरफेस के अक्रॉस अप्रोच कर रहा था, और वो साउंड ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। दोनों ने एक साथ अपना सर घुमाया और समुद्र की तरफ देखा, और देखा कि पानी एक अजीब तरीके से दोनों साइड्स में स्प्लिट हो रहा था, जैसे कोई जायंट मॉन्स्टर सी से बाहर आ रहा हो। सी शोर पे जितने भी सोल्जर्स काम कर रहे थे सब रुक गए। नर्वस लुक के साथ अपने वेपन्स उठाए और सी की तरफ पॉइंट किया। कार्टिलस और कनेरो ने अपने चेहरों की स्माइल हटा दी और सीरियस आंखों के साथ सामने स्टेयर करने लगे। फिर उन्होंने देखा वॉइड में लाइट ट्विस्ट होने लगी और एक मैसिव स्टील बो सडनली ट्रांसपेरेंट एयर से इमर्ज हुआ, शी शोर की तरफ रश करता हुआ, डायरेक्टली आइस लेयर को तोड़ता हुआ। एक ह्यूज विसल पूरे कोस्ट लाइन में गूंज उठी। स्टील बो हार्बर में डॉक हो गया, एक आइलैंड की तरह, और धीरे धीरे उसका फुल अपीयरेंस रिवील होने लगा। ये एक एक्सट्रीमली ह्यूज और स्ट्रेंज शिप था। कोलंबिया ओशन फ्लीट के जितने भी वॉरशिप सर्विस में है, वो इसके साइज का 1/3 हाफ भी नहीं है। इसका साइज निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर था, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में इसका पूरा बॉडी थिक आर्मर में रैप था, और वो ज्यादा एक मैसिव सबमरीन लग रहा था, ना कि बैटलशिप। एक अनप्रेसिडेंटेड लार्ज सबमरीन, द नॉटिलस।
कनेरो ने विस्पर किया, ऑफ कोर्स वो दोनों इस सबमरीन को जानते थे, कोलंबियन नेवी का सीक्रेट वेपन। वर्ल्ड के एंड होने से पहले कोलंबिया एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर को डिजास्टर का आना फील हो गया था और मल्टीपल अल्टरनेटिव प्लान्स में उन्होंने डीप सी में सिंक होने का प्लान चूज किया था ताकि न्यू आइस एज से डील किया जा सके। नॉटिलस का प्रोटोटाइप एक ओशन सर्वाइवल बेस था, लेकिन वर्ल्ड के एंड के बाद एलियंस के बर्थ ने प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली बूस्ट किया और आज नॉटिलस एक सुपर बैटलशिप सबमरीन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये कोलंबियन नेवी का एस है और अब ये नियॉन हार्बर में डॉक हो चुका है। नॉटिलस का डॉकिंग नेवी का अटेंशन ग्रैब कर गया। इसका एग्जिस्टेंस एक सीक्रेट था और सबको पता भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा सुपर सबमरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर हो, पहली बार लोगों ने अपनी लाइफ में देखा, इसीलिए कोस्ट अब क्राउड से भर गया था। सबमरीन के फ्रंट हैच खुला और कुछ सोल्जर्स का ग्रुप बाहर आया। चाहे ओशन फ्लीट के सोल्जर्स कोलंबिया के बेस्ट फाइटर्स में काउंट होते हो, लेकिन उनके सामने जो ग्रुप खड़ा था उसके प्रेजेंस ने उन्हें भी ऑप्रेस कर दिया। सिर्फ 100 के आसपास थे, लेकिन सब टाइट डार्क कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रैप थे। 1 इंच भी स्किन एक्सपोज नहीं था। सबके हेड्स पे ब्लैक टैक्टिकल हेलमेट्स थे, हाथ में ब्लैक स्टैंडर्ड फायर आर्म्स जो स्पेशली एलियन कॉम्बैट के लिए डिजाइन किए गए थे। वेस्ट पे ब्लैक पिस्टल, चेस्ट पे ग्रेनेड, थाई में शार्प सेलर नाइफ्स इंसर्टेड, हर पॉकेट चाहे बड़ा हो या छोटा बैटल सप्लाई से फुल। ये कोलंबिया का एक मोस्ट पावरफुल स्पेशल फोर्स था, सी वुल्फ कमांडोज। जब ओशन फ्लीट के नेवी सोल्जर्स ने उनका सामना किया, उनकी आंखों में सबकॉन्शियस रिट्रीट का एक्सप्रेशन आ गया। सी वुल्फ कमांडोज सोल्जर्स की भी सोल्जर्स हैं। वर्ल्ड के एंड के बाद ये एलियंस के बीच भी बेस्ट बन गए। हर एक मेंबर 1000 लोगों को डिफीट करने की स्ट्रेंथ रखता है। स्पेशल वेपन्स को छोड़ो, ये 100 लोग ही एक लार्ज मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी हैं। कार्टिलस और कनेरो ने बस एक ग्लांस दिया और फिर उनके पीछे देखा। वो न्यूटन जब भी सीन में आता है कुछ ना कुछ ड्रामेटिक ही करता है, बहुत इरिटेटिंग है, कनेरो ने बोला। कार्टिनस ने कनेरो के कान के पास लीन करके बोला, मुझे उसका पोकर फेस सबसे ज़्यादा अनोइंग लगता है। कभी कभी लगता है उसके मुंह पे पंच मार दूं। उनके वर्ड्स खत्म होने से पहले सी वुल्फ कमांडोज ने मिडिल में स्प्लिट किया, एकदम ऑर्डरली फॉर्मेशन में लाइन बना ली ताकि कोई रास्ता क्लियर हो जाए। नॉटिलस के केबिन के अंदर से एक पेयर ऑफ ब्लैक कॉम्बैट बूट्स अलॉय फ्लोर पे स्टेप किया और वो फिगर कार्टिलस और बाकी लोगों की तरफ वॉक करने लगा। एक टॉल और थिन आदमी ब्लैक कस्टम मेड कॉम्बैट सूट पहने हुए और उसकी आंखों पे ग्रीन टिंट वाले स्पेशल टैक्टिकल ग्लासेस। उसका चेहरा लंबा, पतला और एकदम पेल जैसे बीमार हो और उसकी हाइट लगभग 2 मीटर लोगों को नेचुरली ऑप्रेस्ड फील करवाती है। उसके राइट हैंड में एक अजीब शेप का हैंड कैनन था, उल्टा पकड़ा हुआ। कैनन काफी थिक था और लेंथ उसके बॉडी का आधा से ज्यादा था। उस पे ट्विस्टेड पाइप लाइक पैटर्न्स बने हुए थे। मिडिल सेक्शन ट्रांसलूसेंट था और दोनों एंड्स डार्क ब्लैक थे। जैसे जैसे वो आगे वॉक कर रहा था, हैंड कैनन में हल्की रिदमिक मूवमेंट हो रही थी, जैसे वो जिंदा हो। कोलंबिया से आया रीइंफोर्समेंट, सोसाइटी ऑफ नेचुरल साइंस का मेंबर, कोड नेम न्यूटन। न्यूटन नॉटिलस से उतर गया और उसके पीछे सी वुल्फ कमांडोज एकदम इमोशनलेस मशीन की तरह क्लोजली फॉलो कर रहे थे। न्यूटन ने लैंड करते ही एकदम इमोशनलेस मशीन की तरह क्लोजली फॉलो कर रहे थे। न्यूटन ने लैंड करते ही अपना सर उठाया और तबाह हुए नेवल बेस को एकदम एक्सप्रेशनलेस नजर से देखा। फिर उसने हाथ उठाया और अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी वर्स है। कार्टिलस ने उसकी तरफ देखा। जो लोग हमने फेस किए वो काफ़ी पावरफुल थे। मैं उनके लीडर को तो रोक पाया, लेकिन हार्बर बेस को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा सका। न्यूटन ने कोल्ड टोन में बोला, हमने शिंडाओ की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है। सरफेस वर्ल्ड के लिए उनकी एडेप्टेबिलिटी लिमिटेड है। वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई है वो प्लैनेट के किसी भी बड़े कंट्री के अगेंस्ट फाइट करने के लिए काफ़ी है। उनका मेन टारगेट इस बार हाक्शाओ कंट्री है, तुम नहीं। अगर तुम टारगेट होते तो ओशन फ्लीट अब तक खत्म हो चुका होता। कार्टिलस ने न्यूटन को गुस्से से घूरा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या फ्रैंकलिन ओशन फ्लीट को अबैंडन करने का प्लान बना रहा है? न्यूटन ने कोल्डली जवाब दिया, ये अबैंडन करना नहीं है,
जब तक हम शिंडाओ की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की एक्चुअल स्ट्रेंथ समझ नहीं लेते, सराउंडिंग वाटर्स में नेवल बेस रीबिल्ड करना मीनिंगलेस है। फिर न्यूटन ने कार्टिलस की तरफ देखा और बोला, फ्रैंकलिन का डिसीजन है, ओशन फ्लीट अगले वॉर में अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तुम्हें नियॉन के इनलैंड एरिया में शिफ्ट होना चाहिए और डोरमेंट रहना चाहिए। कार्टिलस ने फ्रॉन किया और गुस्से में बोला, तुम हमें डरपोक बनने को कह रहे हो। मैं ऐसी इंसल्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। जो दर्द उन बास्टर्ड्स ने दिया है, मैं उसका डबल वापस दूंगा। कनेरो ने भी अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया। अगर हम छुप जाते हैं तो ओशन रीजन में अपनी वॉइस कंप्लीटली लूज कर देंगे और साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस भी। क्या फ्रैंकलिन सच में ऐसा डिसीजन लेगा? न्यूटन ने आराम से जवाब दिया, इस बारे में टेंशन मत लो। अभी के लिए मेन बैटलफील्ड हाक्शाउ स्टेट ही है। जब तक तुम चुपे रहोगे, अगला वॉर वहीं पे होगा। कनेरो को अचानक रियलाइजेशन हुआ, तो तुम चाहते हो हम कुछ भी ना करें, है ना? न्यूटन ने हेड शेक किया। नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए बेस्ट आउटकम ये होगा कि हाक्शाउ किंगडम शिंडाओ की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को डिफीट करे। इससे हम ओशन डोमिनेंस के थ्रेट को एलिमिनेट कर सकते हैं और हाक्शाउ की पावर को वीकन करके कोलंबिया को प्लैनेट का यूनिक ओवरलोड बना सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच में एक बड़ा रिस्क है। अगर हाक्शाउ किंगडम हार गया तो हम जो ह्यूमन साइड में है अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के इन्वेजन के फर्स्ट टारगेट बन जाएंगे और अपना बेस्ट एलाई भी खो देंगे। वहीं अगर हाक्शाउ अपने दम पे जीत गया तो वो इस वॉर में मैसिव गेन्स करेगा, शायद कोलंबिया से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। कार्टिलस ने ये सब सुन के फ्रॉन किया। ये भी काम नहीं करेगा और वो भी नहीं, तो तुम क्या करना चाहते हो? न्यूटन ने सिंपली बोला, हम हाक्शाउ किंगडम को लूज नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ज्यादा पावरफुल होते हुए भी नहीं देख सकते। बैलेंस मेंटेन करना ही बेस्ट आउटकम है। इसीलिए इस बैटल में मैं सी वुल्फ कमांडोज को लीड करूंगा और तुम्हें भी वॉर ज्वाइन करना होगा। इस तरह हम ह्यूमैनिटी के जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हैं और हाक्शाउ को विक्ट्री का फुल क्रेडिट लेने से भी रोक सकते हैं। कनेरो ने न्यूटन का इंटेंट समझ लिया। मतलब हम शिंडाओ की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट वॉर ज्वाइन करने वाले हैं, हाक्शाउ कंट्री जाके फाइट करेंगे, है ना? न्यूटन ने सर हिलाया। एग्जैक्टली। पास्ट में कोलंबिया ओशन फ्लीट का बिगेस्ट अपोनेंट हाक्शाउ किंगडम का ईस्ट चाइना सी रीजन हुआ करता था, लेकिन अब एक कॉमन एनिमी सामने है, इसीलिए यूनिटी चूज की गई है। कोलंबिया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कभी कहा था, ह्यूमन रेस के सभी मेंबर्स को एक यूनिवर्सल एक्सटर्नल थ्रेट चाहिए होता है ताकि हम अपने कॉमन बॉन्ड को रियलाइज कर सके। जब हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन के थ्रेट का सामना करते हैं तो दुनिया भर के सो कॉल्ड डिफरेंसेस तुरंत डिसअपीयर हो जाते हैं। कोलंबिया और हाक्शाउ किंगडम के बीच का हेजेमनी स्ट्रगल एक इंटरेस्ट का स्ट्रगल है, लेकिन एलियन रेसेस के सामने ये एक लाइफ एंड डेथ वॉर बन जाता है, एक वॉर मरने तक का। और जो बेवकूफ नहीं है वो क्लियरली समझ सकता है कि कौन सा थ्रेट ज्यादा बड़ा है। जैंगी ने 36 सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ पूरे हाक्शाउ किंगडम का एक दिन में सफर किया और हर इंपॉर्टेंट जगह के स्पेशल कोऑर्डिनेट्स लेआउट किए। लास्ट स्टॉप था हेवनली सी सिटी। अपने घर पे आए हैं तो होस्ट भी प्रॉपरली बनना चाहिए, लेकिन जैंगी ने उन्हें अपने शेल्टर में इनवाइट नहीं किया। शेंजिंग रीजन पे अभी भी फुल ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए उन्हें एमराल्ड वाटर साइड बेस भेज दिया और रिसेप्शन की जिम्मेदारी लू दोहाई को दे दी। लेकिन ली यांग यांग अलग थी। जैंगी के एक नोट के साथ वो शेल्टर से कॉन्फिडेंट के साथ बाहर निकली। उस वक्त शेल्टर के अंदर अभी भी एक वार्म और पीसफुल सीन था। बाहर दुनिया में कुछ भी हो, जैंगी का घर हमेशा खुशनुमा लगता है, जैसे विंड और रेन कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। फैटी शू को जब पता चला कि ली यांग यांग आ रही है, वो घर में इधर उधर नर्वस पेसिंग करने लगा। खुशी भी थी और फ्लस्टर्ड भी। फ्रॉग की बाक्यो ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और बोला, चुन ले, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मोमेंट को पकड़ लो, नहीं तो फ्यूचर में रिग्रेट होगा। ये कहकर उसने एक बड़ा सिप वाइन का ले लिया। फैटिशू ने फ्रॉग की तरफ क्यूरियस नजर से देखा। फ्रॉग, तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है ना? फ्रॉग ने अपने 3 फिंगर से सर स्क्रैच किया और हंसने लगा। सब कुछ पास में छोड़ा हुआ है। उसने एक नॉस्टैल्जिक ग्लांस दिया, आंखों में थोड़ी सी याद चमकी, फिर वो बिग तोतोरो के साथ खेलने चला गया। फैटिशू के लिए एक चीयरिंग गेस्चर छोड़ गया। फैटिशू काफी देर तक हेजिटेट करता रहा, फिर फाइनली अपने रूम में गया और क्लोसेट से अपने सारे कपड़े केयरफुली निकाले।
मिरर के सामने खड़ा होकर काफी देर तक कपड़े चेंज करता रहा, लेकिन जितने भी चेंज करे कुछ भी परफेक्ट फील नहीं हो रहा था। फैक्ट ये था, अगर एक फैट ओटाकू का फेस नेचुरली गुड लुकिंग ना हो तो सिर्फ कपड़ों से एक रात में हैंडसम गाय बन जाना मुश्किल होता है। फैटी शू थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन फेस तो करना ही था, तो उसने अपने बेस्ट कपड़े पहने। रूम से निकलने के बाद वो यांग मी के पास गया परफ्यूम लेने के लिए। उसका ब्लशिंग फेस देखकर यांग मी चकल कर गई। मैं तो औरतों की परफ्यूम यूज करती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो जैंगी के पास जाओ ना। फैटी शू कंफ्यूज्ड हो गया, इसमें क्या फर्क होता है। यांग मी ने हाथ हिप्स पे रखे और एक सीरियस क्लास शुरू की। औरतों के परफ्यूम मेन के लिए होते हैं, स्मेल करने के लिए, और मर्दों के परफ्यूम औरतों के लिए। अगर गलत यूज किया तो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये सुन के फैटी शू ने डिसाइसिवली बोला, परफेक्ट, मुझे वही परफ्यूम चाहिए जो तुम यूज करती हो। यांगमी ने सरप्राइज में मुंह कवर किया, फिर जैसे कुछ याद आया और बोला, क्या तुम्हारी ओल्ड लवर शेंजिंग से आई है? फैटी शू का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। नहीं, मैं तो बस एक फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। यांगमी ने टीज बंद कर दी, वरना फैटी शू इतना एम्बैरेस्ड हो जाता कि जमीन में कोई होल ढूंढ के उसमें घुस जाता। यांगमी ने अपना परफ्यूम फैटी शू को दे दिया। फैटी शू ने केयरफुली पूरे बॉडी पे स्प्रे किया, फिर हिम्मत जुटाई और बाहर निकल गया ली यांग यांग से मिलने के लिए। फ्रॉग ने उसके पीछे से उसकी यूथफुल अपीयरेंस देखी, साइलेंट थम्स अप दिया और स्माइल के साथ बोला, बहुत बढ़िया लड़के। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक छोटी सी सैडनेस उसकी आंखों में चमक गई। फिर उसने एक बड़ा गल्प वाइन का लिया, हंसा और बिग चिंचला के फरी बॉडी को हक करते हुए अपनी पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। वो दिन याद आ गए, मैं भी कभी एक खूबसूरत लव स्टोरी में था। दूसरी तरफ फैटी शू शेल्टर से बाहर निकला। उसने ह्यूज हेमिस्फेरिकल फोर्ट्रेस और फाइनली डोर से बाहर आया। स्नो और आइस के बीच एक ग्रेसफुल फिगर खड़ी थी, अपनी बैक उसकी तरफ किए हुए। टॉल और एलिगेंट उसका डार्क ग्रीन कॉम्बैट सूट इस कोल्ड वर्ल्ड में एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट बन गया था। काफी टाइम बाद फैटी शू ने ली यांग यांग को सामने से देखा और एक मोमेंट के लिए वो बस वहीं रुक गया। कि बाओकाई का जन्म हेवनली सी सिटी के क्विंगपू डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके फादर एक वेल नोन स्क्रीन राइटर थे और मदर एक हाई स्कूल म्यूजिक टीचर। अच्छी फैमिली बैकग्राउंड होने के वजह से उसने बचपन से ही हाई क्वालिटी एजुकेशन पाया। पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में उसने लिटरेचर और म्यूजिक दोनों ट्राई किया, लेकिन आखिर में म्यूजिक चूज किया। टीनेज में उसकी म्यूजिकल टैलेंट स्कूल में सबको दिखी। टीचर्स और क्लासमेट्स उसे म्यूजिकल जीनियस कहते थे। एक बार उसने वॉयलेंस परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद काउंटलेस लड़कियां जो पहली बार प्यार में पड़ रही थी उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गई। लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसके फैमिली में एक सडन ट्रेजेडी आई। उसके फादर एक सीरियस इलनेस से गुजरते हुए चल बसे और फैमिली पे एक बड़ा डेप्ट आ गया। मजबूरी में उसने अपनी एक्सपेंसिव म्यूजिक स्कूल टेम्पररी छोड़ दी और फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए परफॉर्मेंस शुरू किए। होटल्स, नाइट क्लब्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, उसने हर जगह ट्राई किया। जब भी उसके पास कोई काम नहीं होता वो अपने फादर का दिया हुआ वॉयलिन उठाता और हेवनली सी सिटी के चांगन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे जाके म्यूजिक बजाता। उसका वॉयलिन का एलिगेंट साउंड हेवनली सी सिटी के स्ट्रीट्स पे एकदम अलग चमक लाता। उसकी एथरियल और प्लीजेंट म्यूजिक एक डाउन और आउट म्यूजिशियन के अंदर की सैडनेस को बयां करती है। आते जाते हमेशा कुछ कॉइन्स डाल जाते। धीरे धीरे क्राउड में एक यंग गर्ल रेगुलरली आने लगी। जब वॉयलिन बजता वो स्ट्रीट लैम्प के पास टाइम पे आ जाती, चुपचाप म्यूजिशियन को देखती, परफॉर्मेंस के बाद एक 10 युआन बिल वॉयलिन केस में डालती और बिना कुछ कहे चली जाती। कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन क्यू बाकाई को फील होने लगा कि वो लड़की उसकी म्यूजिक को समझती है। एक स्पेशल फीलिंग उसके दिल में बजने लगी। एक दिन परफॉर्मेंस के बाद क्यू बाकाई ने उस लड़की को सीक्रेटली फॉलो किया, उसके रेसिडेंस तक गया और नेबर से उसका नाम पूछा। जब उसने सुना उसका नाम है जियान मांगशी, उसके चेहरे पे एक नोइंग स्माइल आ गई। उस रात वो इतना एक्साइटेड था कि पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन की बाकाई बार में परफॉर्म करने नहीं गया, सीधा चांगिन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे गया। वॉयलिन बजते ही लड़की स्ट्रीट लैम्प के नीचे फिर से आ गई। उसके ऑफ वाइट टॉप के शेल्फ रोल्ड अप थे, वाइट आर्म्स विजिबल, नी लेंथ खाकी स्कर्ट के नीचे उसके काल्स फेंटली दिख रहे थे। उसके राउंड हेड के नीचे एक ऐसा चेहरा था जो म्यूजिक में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके अराइवल ने क्यू बाकाई को और पैशनेटली वॉयलिन बजाने पे मजबूर कर दिया और इस बार परफॉर्मेंस के बाद उसने पहली बार उस लड़की से बात की।
उसने अपना नाम बताया, मैं की बाकाई हूँ, क्या मैं तुम्हें एक कॉफी के लिए इनवाइट कर सकता हूँ। लड़की ने उसका कॉफी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने अपनी बड़ी चमकती आंखों से की बाकाई की तरफ देखा, एक खास सी फीलिंग थी उसके अंदर, जैसे हर यंग लव में होता है। एक डाउन एंड आउट म्यूजिशियन और एक ग्रेसफुल लड़की दोनों एक स्वीट पैशनेट लव अफेयर में आ गए। लेकिन ये रोमांस ज्यादा देर छुपा नहीं रहा। लड़की के पेरेंट्स को पता चल गया। उसका फादर एक रेस्टोरेंट चलाता था, काफी अमीर था और उसकी एक ही बेटी थी। वो टॉलरेट नहीं कर सकता था कि एक गरीब वायलिनिस्ट उसकी बेटी को ले जाए। उसके बाद दोनों सिर्फ चुपके मिल पाते। सेक्युलर ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करते रहे अपने एफर्ट से, लेकिन रियलिटी के सामने ये सब मीनिंगलेस था। लड़की के फादर ने उसके लिए एक रिच यंग मैन ढूंढ लिया, परफेक्ट मैच, और की बाकाई को वॉर्न करने के लिए लोग भेज दिए। उस दिन जब की बाकाई घर आया, घर एक मेस था। उसकी माँ बेड पे बैठी थी, मुंह छुपाए रो रही थी। फादर की डेथ के बाद ये दूसरा बड़ा इमोशनल कोलैप्स था। उसने दुनिया के लिए एक गहरा पावरलेसनेस फील किया। रियल लाइफ कोई फेरी टेल नहीं होती। प्रिंसेस कभी पुअर स्कॉलर से शादी नहीं करती। जो साथ होते हैं वो हमेशा प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। उसने सोचा ये किस्मत उसके लिए नहीं बनी, उसका नंबर कभी नहीं आएगा। लव हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होता है, वो किस चीज के लिए फाइट करे। जब लड़की की शादी का दिन आया, की बाकाई अकेला बाहर गया, सबसे चीप लीकर से खुद को ड्रंक कर लिया। उसके बाद वो लड़की कभी नहीं दिखी। दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। उनके घर सिर्फ 30 किलोमीटर के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे है, लेकिन अब वो एक ही दुनिया में नहीं है। ये रिग्रेटफुल रिलेशनशिप उसके दिल का परमानेंट दर्द बन गया। तब से चांगिन स्ट्रीट पे उसका वायलिन हमेशा एक हार्ट ब्रेकिंग साउंड के साथ बजता है। की बाकाई ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका सैड म्यूजिक से वो फेमस हो जाएगा। लोग उस ब्रोकन पियानो साउंड को सुनना चाहते हैं। शायद हर किसी के दिल में लव का रिग्रेट होता है। उसने हाई एंड वेन्यूज में परफॉर्म करना शुरू किया, रिच और पावरफुल लोगों के लिए बजाया। अच्छा पैसा मिला और हेवनली सी सिटी के परफॉर्मेंस सर्कल में एक छोटी सी रेपुटेशन बन गई। लेकिन वो अकेला रहा। अपने 30s तक शादी का कोई होप नहीं था। उसका प्यार जियांग मानशी के शादी वाले दिन ही मर चुका था। फैमिली ब्लड लाइन कंटिन्यू करने के लिए उसकी माँ ने एक के बाद एक ब्लाइंड डेट अरेंज करना शुरू किया। जिन लोगों को की बाकाई ने चूज किया वो कोई भी उसके दिल के करीब नहीं थे, लेकिन सब हार्ड वर्किंग और केपेबल थी, घर संभाल सकती थी। अपनी माँ की एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट ना करने के लिए उसने एक ऐसी औरत को चूज किया जो सबसे सूटेबल लगती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कम बोलती थी और कभी उसके काम में इंटरफेयर नहीं करती थी। उसके बाद उसकी लाइफ उसके पेरेंट्स जैसी हो गई। शादी हुई, साथ रहना शुरू किया और एक प्यारी सी बेटी हुई। उसने अपनी बेटी का नाम रखा की नियांशी। जब उसकी वाइफ ने यह नाम सुना तो वो रो पड़ी, क्योंकि उसके नाम में भी शी यानी पोएट्री था। उसने गलत समझा कि ये उसके हस्बैंड का लव एक्सप्रेशन है, लेकिन की बाकाई ने अपना पूरा अफेक्शन सिर्फ अपनी बेटी में डाल दिया। जिंदगी प्यार के बिना भी चलती है, क्योंकि चलानी तो पड़ती ही है। काम करो, पैसा कमाओ, फैमिली सपोर्ट करो, खाना काम नींद, आंख खोलो फिर खाना काम नींद, रोज वही साइकिल और फिर चुपचाप मौत का इंतजार। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी के म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस लड़की से फिर मिला जिसने उसके सपनों में जगह बनाई थी। तब तक की बाकाई अपने 40s में था। हेयर लाइंस पीछे चली गई थी, बाल सिल्वर होने लगे थे और स्माइल करने पे आंखों के कॉर्नर्स पे रिंकल्स क्लियरली दिखते थे। वो लड़की जियांग मानशी अब अपनी पुरानी ग्लोरी खो चुकी थी। एलिगेंट तो थी, लेकिन आंखों में थकान छुपी नहीं जा रही थी। उसके भी अपने बच्चे थे। उसकी बेटी थी, कंपटीशन में आई थी और वायलिन बजाया। ट्यून था स्काईलार्क, वो ही जो की बाकाई ने कभी चांगिन स्ट्रीट पे बजाया था। उसका दिल जो 20 साल से साइलेंट था फिर से धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए, लेकिन जियांग मानशी ने उसे देखा ही नहीं। वो बस अपनी बेटी के लिए क्लैप कर रही थी। गेम के बाद की बाकाई ने हिम्मत जुटाई, अपनी बेटी को टीचर के पास छोड़ा और उसके पीछे भागा। जियांग मानशी अपनी बेटी के साथ कार की तरफ जा रही थी। की बाकाई ने भागकर उसे रोका और अपनी होरैस वॉइस में सिर्फ 2 वर्ड्स निकाले, रुको जरा। जियांग मानशी ने सरप्राइज में मुड़कर देखा। की बाकाई का हार्ट इतना जोर से धड़क रहा था कि धड़कन क्लियरली सुनाई दे रहा था। उसने इस रियूनियन सीन के लिए 20 साल इंतजार किया था। उसने 1000 बार इमेजिन किया था कि जियांग मानशी का एक्सप्रेशन क्या होगा, खुशी, शर्म, गुस्सा, या वो उसे ब्लेम करेगी कि उसने उसे ले जाने की हिम्मत क्यों नहीं की। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, जियांग मानशी के चेहरे पे कंफ्यूजन था। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ?
उसने पजल लुक के साथ पूछा। वो मिडिल एज्ड आदमी को देख रही थी जिसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रही हो कि कहीं पहले देखा है क्या। लेकिन उसका कोल्ड और कंफ्यूज लुक एक शार्प तलवार की तरह की बकाई के दिल में छेद गया। 20 साल हो गए थे। वो अब वो यंग हैंडसम वॉयलिनिस्ट नहीं रहा, और वो लड़की भी अब वो नहीं थी जो वॉयलिन की आवाज पे पिघल जाती थी। सबसे ज्यादा दर्द होता है ना गुस्सा से, ना नफरत से, ना किसी डायलॉग से। सबसे ज्यादा दर्द होता है जब तुम उस इंसान के लिए अनफॉरगेटेबल हो, लेकिन वो तुम्हें फिर भी भूल चुका हो। कुछ नहीं, सॉरी, गलत पहचान हो गई। की बाकाई मुड़ गया और भाग गया। जब की बाकाई चला गया, जियान मानशी ने अपनी बेटी को कार में बैठाया। उसने अपना मुंह कवर किया और आंखों में आंसू भर गए। वापस आके की बाकाई एक कंफ्यूज और एब्सेंट माइंडनेस में चला गया। कभी वॉयलिन को ब्लैंक स्टेयर करता, कभी स्ट्रीट क्रॉस करते वक्त खुद ही लॉस्ट हो जाता। उसकी वाइफ ने नोटिस किया कुछ तो गलत है। उसने कंफर्ट करने की कोशिश की, कभी चिल किया, कभी घर में चीजें तोड़ दी, लेकिन की बाकाई इंडिफरेंट रहा। उसका दिल मर चुका था। उसे दुनिया की कोई चीज मैटर नहीं करती थी। अपनी छोटी बेटी जिसका नाम जियान मानशी के नाम से इंस्पायर्ड था, उसे देखकर भी वो दूर हो जाता, कहीं वो उसे उसकी पुरानी यादों में न ले जाए। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। एक वायलिनिस्ट की बाकाई मरना चाहता था। फिर आई अपोकलिप्स जो पूरे वर्ल्ड पे छाई। जो मरना चाहते थे वो बचे रहे और जो जीना चाहते थे वो चले गए। उसकी वाइफ जो सालों से घर का काम करती रही, पहले बीमार पड़ी और की बाकाई के पास सिर्फ उसकी 8 साल की बेटी रह गई। तब उसने पहली बार डेथ का डर फील किया। पता चला डेथ एक एस्केप है, लेकिन इंसान की डेथ सिर्फ उन लोगों के लिए पेन लाती है जो उससे प्यार करते हैं। वाइफ की डेथ ने उसे पैनिक स्ट्रिकन कर दिया। पेरेंट्स के बाद ये पहला ट्रू लोनलीनेस था। तब उसने रियलाइज किया जिस औरत को उसने कभी प्यार नहीं किया, वो उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी थी। एक आदमी की जिंदगी में 2 रोजेस आते हैं, व्हाइट रोज और रेड रोज। जो भी चूज करो, रिग्रेट हमेशा होता है। अगर व्हाइट रोज चूज करो, वो मुंह के कोने पे छोटी सी राइस ग्रीन बन जाता है, और लॉस्ट रेड रोज तुम्हारे दिल का मोल बन जाता है जो कभी इरेज नहीं होता। अगर रेड रोज चूज करो, वो मोल एक डिस्गस्टिंग मॉस्क्यूटो ब्लड बन जाता है, और व्हाइट रोज तुम्हारी लाइफ का व्हाइट मून लाइट बन जाता है जो कभी भूलता नहीं। की बाकाई हमेशा उस मोल को मिस करता रहा, लेकिन उस प्लेन राइस को इग्नोर करता रहा जो बिना टेस्ट के था, लेकिन जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। वाइफ के बाद वो और उसकी बेटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्रूअल वर्ल्ड कभी इंसान की विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। अपोकलिप्स के आधे साल बाद उसकी बेटी एक कोल्ड नाइट में पीसफुली मर गई। वो उसके बाहों में बिना पेन के मर गई। बाकी लोगों के ट्रैजिक डेथ्स के कंपैरिजन में वो खुश थी। की बाकाई के पास अब जिंदगी से कोई अटैचमेंट नहीं थी। उसने अपना ट्रेजर्ड वॉयलिन लिया और एक रिकॉर्डर जो उसकी वाइफ और बेटी ने बर्थडे पे दिया था, और स्नो में एक डीप होल खोदा और खुद को उसमें डाल दिया। फिर वो बन गया एक फ्रॉग जो गाता है, हंसता है, म्यूजिक बजाता है और सबको खुशी देता है। उन गिनती के लोनली दिनों और रातों में सिर्फ म्यूजिक और लाफ्टर ही लोगों को उनके दुख भूलने में मदद करते हैं। जब फैटिशू ने ली यांग यांग को फाइनली देखा, उसे लगा था वो बहुत नर्वस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ली यांग यांग की यूजुअल जेंटल स्माइल देखी, उसका दिल एकदम शांत हो गया। ली यांग यांग हमेशा फैटिशू को समझती थी। उसने कभी उसे ऑकवर्ड फील नहीं करवाया। वो फैटिशू के पास आई, उसकी आंखों में देर तक देखती रही, फिर खुशी से बोली, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफी वेट लूज किया है और ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फैटिशू ने चकल किया, सर स्क्रैच किया और बोला, मैं हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबको पीछे नहीं खींच सकता हमेशा। चलो मैं तुम्हें थोड़ा घुमाता हूँ। फैटिशू ने थोड़ा एम्बेरस्ड होकर आइस और स्नो की तरफ पॉइंट किया। जैंगी का शेल्टर आउटसाइडर्स के लिए कभी ओपन नहीं होता क्योंकि वहाँ काफी कोर सीक्रेट्स होते हैं। ऐसे टाइम पे जब कोई इतनी दूर से मिलने आए और उन्हें अंदर बैठने तक का इनवाइट ना किया जाए, फैटिशू को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। ली यांग यांग ने फेंट स्माइल के साथ बोला, ठीक है। तभी हेवनली सीसीटी फोर्ट्रेस का गेट ओपन हुआ। अंकल यू सिगरेट मुंह में दबाए, स्माइल करते हुए अपने मस्कुलर आर्म स्ट्रेच किया और बोला, चलो अंदर आओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। फैटिशू ने ब्लिंक किया, थोड़ा सरप्राइज था। अंकल यू ने एक वॉइस मैसेज भेजा। जैंगी ने बोला, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वो हमारी भी है, थोड़ा सा फेस तो देना ही पड़ेगा, है ना। जैंगी को ली यांग यांग का बैकग्राउंड अच्छी तरह पता था। उसे कोई कंसर्न नहीं था कि वो शेल्टर में कुछ गलत करेगी, और वैसे भी शेल्टर में सीक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन जैंगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज लोग होते हैं।
उसके स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स तो एलियन स्पेस में स्टोर्ड हैं। अगर वो हेवनली सी सिटी छोड़ भी दे, बस लूक एरन और टीम को साथ ले जाए, एक नया शेल्टर तुरंत रीबिल्ड हो सकता है। फैटिशू की आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आप मेरे लिए इतने अच्छे हो। उसके लिप्स स्लोली स्माइल में उठे और उसने हेवनली सिटी फोर्ट्रेस की तरफ पॉइंट किया। चलो, बाहर काफी ठंड है, अंदर बैठते हैं। ली यांग यांग ने मुंह कवर किया, सरप्राइज में बोली, ये अलाउड है? लॉर्ड केओस तो यूजुअली किसी को अपनी जगह पे नहीं आने देते। फैटिशू ने प्राउड टोन में बोला, अरे मेरा और उसका रिश्ता है, मेरी फ्रेंड इतनी दूर से आई है, थोड़ा फेस तो मिलना चाहिए। इसी वक्त हाक्शाओ किंगडम के 6 मेजर डिस्ट्रिक्ट फुल मोबिलाइजेशन में चले गए। 36 सेलेस्टियल बीइंग्स के डिस्पैच के बाद पूरी शेंजिंग सिटी में मार्शल लॉ लग गया। लॉन्गमिंग गार्ड के कैप्टन लेफ्टिनेंट जनरल शेंग दाओवेन ने ऑर्डर दिए, पूरे सिटी का एक एक सिटीजन चेक किया जाए। सिर्फ कुछ हाई स्टेटस नोबल्स को छोड़कर बाकी सबको ब्लड टेस्ट से गुजरना होगा, ताकि शेंजिंग सिटी में कोई फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर घुस ना पाए। स्नो ड्रैगन सिटी। जोंग युए ने रीजन के टॉप लीडर से इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत एक्शन लिया और माइनिंग एरिया के हर एक इंसान को टेस्टिंग के लिए ऑर्डर दिया। उसने लॉन्गमिंग गार्ड्स के कैप्टन को कमांड दिया, लॉन्गमिंग गार्ड्स से शुरू करो पहली राउंड ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद स्नो ड्रैगन सिटी और नो यू वैली के स्टाफ, फिर माइनर्स। इंश्योर करो एक भी इंसान मिस ना हो। कैप्टन ने सल्यूट किया, यस योर एक्सीलेंसी। फिर वो रूम से क्वाइटली निकल गया, डोर को बैकएंड से क्लोज करते हुए। जोंग युए अपने बड़े डेस्क के सामने बैठा था। वो यू वैली के ज्यादातर युएनशी और वेन्स केओस ने ऑलरेडी डिग कर लिए हैं, लेकिन ये जगह अभी भी किसी को गार्ड करना होगा। अगर क्विनलॉन्ग माउंटेन्स के नीचे अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन फिर से रायट करे तो कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। लेकिन उसने अपने ड्राई पाम्स की तरफ देखा और खुद से पूछा, क्या मेरी करंट स्ट्रेंथ अब टाइम के साथ मैच नहीं करती? कुछ ही टाइम पहले उसका जैंगी के साथ बैटल हुआ था। बैटल कहना भी शायद गलत हो, क्योंकि जैंगी ने एक ही मूव में उसे किल कर दिया। जोंग युए रिएक्ट भी नहीं कर पाया था और उसके बॉडी को जैंगी के स्टार कैनन ने सीधा शूट करके छेद कर दिया था। ये क्लियर हो गया कि चाहे दोनों एपिसलोन हो, स्ट्रेंथ में अभी भी एक बड़ा गैप है। फॉग वैली के इन्वेजन वॉर में जो एलियन रेसेस और म्यूटेंट्स अलग अलग सभी ब्लैक चैरियट लेवल के स्ट्रेंथ के हैं। अगर जोंग युए ने ऐसे किसी एग्जिस्टेंस का सामना किया तो उसके करंट पावर से हैंडल करना मुश्किल होगा। शिती, घरबा, बौद्धिस्ट तत्व और होतू शेंजिंग सिटी से इजीली मूव नहीं कर सकते। अगर एक्सटर्नल वॉर आया तो मुझे सबसे पहले फ्रंट पे जाना होगा। जोंग युए, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, जोंग युए ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, अचानक विंडो के बाहर एक मैसिव ब्लड स्पैटर हुआ, जैसे किसी ने इंक स्प्लैश कर दिया हो। कोल्ड नाइट में ये हॉरर और भी स्ट्रेंज लग रहा था। जोंग युए की पीपल्स श्रिंक हो गई और उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरेंज कलर्ड सुपरनैचुरल ऑरा इरप्ट हुआ। उसने टेबल पे स्लैप किया और खड़ा हो गया। कौन है? ऑफिस का डोर ओपन हुआ और कोल्ड विंड अंदर गश कर गया। 2 लोग डोरवे पे खड़े थे। एक फैट था, एक थिन। दोनों माइनर्स क्लोथ में थे। उनके चेहरे पे एक मॉकिंग लुक था। उनके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ब्लड आ रहा था। जोंग युए ने देखा, कॉरिडोर के बाहर खून एक फ्लोइंग रिवर बन चुका था। लॉन्गमिंग गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स के बॉडीज हर तरफ बिखरे हुए थे। वो पतला आदमी ब्लैक वोलन हैट पहने हुए, उसके चेहरे पे डार्क सर्कल्स थे और एक सिनिस्टर प्लेफुल एक्सप्रेशन था। हे जोंग युए, सही कहा ना? उसने अपने लिप्स के कॉर्नर धीरे से उठाए और उसके पैर के नीचे का शैडो जैसे स्टिकी लिक्विड सडनली खड़ा हो गया। उसके पीछे एक ह्यूज हिडियस मॉन्स्टर बर्ड बन गया। जेट ब्लैक विंग्स स्प्रेड आउट हुआ। क्या मैं तुम्हारा हेड कुछ समय के लिए बोरो कर सकता हूँ? उस पतले आदमी ने स्माइल के साथ कहा। शेंजिंग सिटी। लॉन्गमिंग गार्ड के कैप्टन शन दाओवन पूरे ऑपरेशन का चार्ज ले रहा था। हाक्शाओ किंगडम अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना करने वाला था। अब वो रोज इतना अलर्ट रहता है कि प्रॉपरली सो भी नहीं पा रहा था। वूगू के एलियन ट्रूप्स कब इन्वेड कर जाएं, कोई वार्निंग नहीं मिलती। लेट नाइट वो अपने डेस्क पे डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा था, तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस एक रिक्वेस्ट रिसीव करता है। शन दावन ने थोड़ा फ्रॉन किया। इतनी रात को जोंग युए क्या बात करना चाहता है? इस सीजन में कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज बैड न्यूज हो सकती है। उसने कॉल कनेक्ट किया और डिवाइस ने एक इमेज प्रोजेक्ट किया। जो सीन उसके सामने आया, उसने उसका चेहरा एकदम कोल्ड और टेरिफाइंग बना दिया। युएलोंग सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड पे जोंग युए का कॉम्बैट यूनिफॉर्म स्ट्रिप हो चुका था। वो ऑलमोस्ट नेकेड एक टॉल फ्लैग पोल पे लटका हुआ था। आंखें बंद थी, जिंदा है या नहीं कोई आइडिया नहीं। जोंग युए, शेंग दाओवन तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तभी कैमरा में एक हेड पॉप हुआ।
वही पतला आदमी ब्लैक वोलन हैट में, उसके डार्क सर्कल्स उसे एक मूवी ज़ोंबी जैसा बना रहे थे। उसने शनदावन को देखा और स्माइल किया, हाथ वेव किया। ड्रैगन